जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स और हम इसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे थे। फ़ेज़ 2 हम अपना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम फ़ेज़ 2 को एंड कर देंगे। पार्ट 2 है जो कि हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। और हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही इस वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है। तो चलिए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है जी एग्रीगेट डिमांड। कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। इसकी कर्व जो होती है वो भी लेफ़्ट टू राइट होती है और ऊपर से नीचे की तरफ होती है, जिस तरह से ये आप देख सकते हैं। और इसमें एग्रीगेट डिमांड बेसिकली होती क्या है कि वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो बायर्स विलिंग हैं और मतलब बाय करने के लिए विलिंग एंड एबल टू बाय, ठीक है, और डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे वो उस चीज़ को परचेज करने के लिए रेडी हैं और उनके पास इतना फाइनेंशियल मसल है अपना इतना स्ट्रॉन्ग कि वो उसको मतलब बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये जो कर्व है इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड ये होती हैं जो कि आपकी बुक बताती है कि जहाँ पे आपके पास कि इसमें है एक ये है कि द वेल्थ इफेक्ट एक चीज़ बताई गई है इसमें। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप जैसे आपका बैंक में पैसा पड़े पड़े डिवैल्यू हो जाता है, या जैसे आम पैसा भी अगर आपने रखा हुआ है अपने पास और आप उसको यूज़ ना करें तो लास्ट ईयर ऑब्वियसली आप जो है वो ज़्यादा चीज़ें उससे परचेज कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट ईयर। तो इसमें यही इफेक्ट है कि अगर आपकी प्राइस लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो आपकी ज़ाहिर बात है डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और आप इस तरीके से जो चीज़ें परचेज करेंगे ना वो ऑब्वियसली कम करेंगे। मतलब ये दोनों तरफ से इफेक्ट हो सकता था कि अगर प्राइस आपकी ऊपर जाएगी तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी और अगर प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ जो डिस्कस की गई है वो है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट का। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट में क्या होता है कि इसी तरीके से प्राइस लेवल जब आपका ऊपर चला जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट भी आपका ऊपर चला जाता है और अगर आपका इंटरेस्ट लेवल अगर ऊपर चला जाए तो प्रॉब्लम ये होती है कि फिर जो बिजनेस इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, ठीक है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इंटरेस्ट पे ज़्यादा देना पड़ता है, तो इस वजह से वो फिर जो बोरोर्स होते हैं वो थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस की तरफ और इसी तरीके से जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है तो वो भी कम हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये मोस्टली नीचे की तरफ क्यों डाउनवर्ड्स क्यों जा रही होती है। और फिर एक आ जाता है फॉरेन ट्रेड इफेक्ट भी आ जाता है इसमें, ठीक है। अगर आपकी चीज़ें इस तरह से महंगी हो गई हैं तो बाहर की कंट्रीज़ भी तो एक आपसे चीज़ें नहीं परचेज करेंगी, ठीक है। और आप अपने मुल्क में भी अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी यही है कि जिस तरह से ओवरऑल चाइना ने जिस तरह से मार्केट ग्रैब की है तो बहुत सी कंट्रीज़ के जो अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हैं और जो चाइनीज़ स्टफ़ हैं वो ऑब्वियसली सस्ते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं इस ऐसी सिचुएशन में कि अपनी कंट्री की प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है और जो कि इस तरह से जैसे चाइना की एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि उनकी जिस तरह से चीज़ सस्ती है या कोई भी कंट्री इस तरह से अगर चीज़ सस्ती देती है, ठीक है, तो वो फिर उसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट होंगे परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए। इसके बाद दूसरी चीज़ है एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक शॉर्ट रन है और एक लॉन्ग रन है। शॉर्ट रन में आप ये देख सकते हैं कि कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और प्राइस लेवल से आप जज कर गए होंगे कि प्राइस लेवल अगर ज़्यादा होगा तो फिर इस तरह से जो कि प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, प्राइस लेवल डाउन होगा तो मतलब इसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा कि वो फिर प्रोड्यूस भी कम करेंगे, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में जो है ना ये कर्व जो है वो वैसी ही रहती है प्रोडक्शन की। इसमें यह है कि प्राइस लेवल अगर आपका ऊपर जाए या नीचे आए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता प्रोड्यूस करने पे। और ये चीज़ जो है ये मतलब शिफ्ट की जा सकती है, जैसे हमने पहले भी बहुत सी चीज़ों में हमने ये कहा था कि हम जो इस तरह की जो सप्लाई वगैरह इस तरह से है उसको हम किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के यूज़ से हो सकती है, ठीक है। पॉलिसीज़ उस तरह से अगर आप कुछ इस तरह की इंट्रोड्यूस करते हैं कंट्री में
तो आपको मतलब सपोर्ट मिल जाती है। प्राइस ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो भी इस चीज़ में मैटर करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज उस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं, अगर उसकी प्राइस डिफरेंट हो जाती है, कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, उस हिसाब से फिर इस शिफ्ट को इसका मतलब इस लाइन को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों में है, ठीक है, ये दोनों में आ सकती है। इसके बाद आएंगे फिस्कल पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? आपने देखा होगा कि ईयरली फिस्कल पॉलिसी अनाउंस होती है। गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को पार्लियामेंट वगैरह में लेके चलती है। गवर्नमेंट जो है वो एडजस्ट करती है अपनी सारी स्पेंडिंग्स, जितने भी उसके खर्चे वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है, और अपना टैक्स रेट वगैरह सारे जितने भी टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और वो इस हिसाब से कर रही होती है और मॉनिटर कर रही होती है नेशन की इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है, कि कंट्री की किस टाइम पे क्या वो चल रही है, मतलब इकोनॉमी का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। उसके हिसाब से जो है वो अपनी स्पेंडिंग चेक करेगी कि अगर कंट्री की ठीक चल रही है प्रोग्रेस, तो स्पेंडिंग गवर्नमेंट अपनी एडजस्ट करेगी उस हिसाब से, और अपना टैक्स रेट भी, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। फिस्कल पॉलिसी में आपकी दो पॉलिसीज आती हैं। एक है एक्सपेंशनरी, ये एक्सपेंशनरी ट्रेड नहीं है, ये फिस्कल ही है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आप इस तरह के लॉज अप्लाई करते हैं कंट्री में कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम हो और जीडीपी जो है ना वो ज़्यादा हो, ठीक है। और इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंसेस और अपने एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाती है। मतलब प्रोजेक्ट की सूरत में कह रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो जाएंगी रोड की, या कुछ भी हो सकता है, डैम्स हो गए, कुछ भी हो सकता है इसमें। मतलब गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो भी काम करती है ना, ठीक है, उसमें वो एक्सपेंसेस अपने सारे के सारे जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है, और अपने टैक्सेस जो है वो कम कर देती है। और जब टैक्सेस कम करती है तो ज़ाहिर बात है फिर आपका जो डिस्पोजेबल इनकम वगैरह है वो बेहतरी की तरफ जाता है, ठीक। लेकिन इसमें यह है कि गवर्नमेंट के पास पैसे जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्दो के रोटेशन में ज़रूर आता है कैश, बट यस जो कि गवर्नमेंट के अपने जो वो होते हैं फंड्स होते हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें आप इस तरह की वो करते हैं, क्या कहते हैं, मतलब लॉज अप्लाई करते हैं जिसमें इन्फ्लेशन आपकी ऊपर चली जाती है और जीडीपी आपकी नीचे चली जाती है, ठीक है। सॉरी, इन्फ्लेशन यहाँ पे आपकी ऑलरेडी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, ठीक है, और आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आप ऐसे लॉज अप्लाई करते हैं जिसमें आपकी मतलब कंट्री की इन्फ्लेशन जो है ना थोड़ी सी कंट्रोल हो। यहाँ पे इक्वल टू एक्चुअली आएगा कि आप इस तरह के पॉलिसीज आ जाती हैं, तो इस तरह से कर दीजिए कि इन्फ्लेशन जो है आपकी ऑलरेडी मतलब ऊपर जा रही होती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे होते हैं वो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है गवर्नमेंट वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो अपने एक्सपेंडिचर जो है वो कम करती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जिस तरह पिछली वाली में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स खोल लेती है या इस तरह के काम करना स्टार्ट कर देती है तो अपने फंड्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर इसमें यह है कि अगर यहाँ पे वो थोड़ा सा रोक रही होती है यहाँ पे, ताकि जो है वो अपने एक्सपेंडिचर रोकेगी तो फिर वो किसी और तरीके से फिर उसको यूटिलाइज वगैरह करेगी, ठीक है। इसके बाद जंप करते हैं आपके मल्टीप्लायर इफेक्ट पे। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लाइक मेरे पास 100 रुपीज़ हैं और मैं उससे कोई चीज़ परचेज करता हूँ, ठीक है, तो मैं पर्सन एक से वो चीज़ परचेज करता हूँ, तो पर्सन ए के पास मेरे पैसे चले जाएंगे कुछ, ठीक है। लाइक मैंने वो चीज़ जो है वो 90 रुपीज़ की परचेज की थी, ठीक, 10 रुपीज़ मेरे पास थे जो मैंने अपने पास सेव कर लिया, 90 की मैंने चीज़ परचेज कर ली, 90 उसके पास चले गए, उसने 90 रुपीज़ में से कोई और चीज़ किसी और बंदे से परचेज कर ली, पर्सन बी से, ठीक है। उसने 80 रुपीज़ में परचेज की थी, अपने पास उसने भी कुछ पैसे रोक लिए थोड़े से, और बाकी उसने उसका पर्सन बी को मतलब वो पैसे दे दिए। तो इस तरह से वो एक चेन सा इफेक्ट बन जाता है जिसमें हर बंदा एक दूसरे बंदे को जो है मतलब पैसे जो है वो दे रहा होता है कि वो अपना काम चला ले। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में बात कर रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो उसमें ये कहूंगा कि मेरा एक्सपेंस पर्सन ए की इनकम हो गई, ठीक है, पर्सन ए ने जो चीज़ अगले बंदे से परचेज की तो उसका एक्सपेंस पर्सन बी की इनकम हो गई।
इसी तरीके से पर्सन बी अगर किसी और को कोई वो पैसे देता है और उससे कोई चीज़ खरीदता है, तो पर्सन बी का एक्सपेंस पर्सन सी की इनकम होगी। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आप मल्टीप्लायर इफेक्ट को करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी प्रॉब्लम्स विद फिस्कल पॉलिसी। डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी इस दोनों में से पॉलिसी को वो किया है, पर मेन पॉइंट यही है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अपने बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली उसके फंड्स ख़त्म होंगे जो उसने अपने रखे हुए हैं, और जो उसका बजट है फिर वो डेफिसिट में भी जा सकता है। डेफिसिट का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि कम हो जाता है, तो वो उसमें भी जा सकता है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो जो कंट्री है वो मतलब डेप्ट में भी जा सकती है, उस पर उधार मजीद चढ़ सकता है, या ऑलरेडी अगर उधार है लाइक जिस तरह से पाकिस्तान पे है, इंडिया पे है, या अमेरिका पे भी इवन है, तो फिर उस पर यह है कि जो ऑलरेडी उस पर एक उधार था वो मजीद ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो मजीद बोरो करे किसी और से, IMF से है, जिससे भी वर्ल्ड बैंक से है, जिससे भी करती है, इवन अपनी कंट्री से वो बॉन्ड्स वगैरह जिस तरह से करके करते हैं। पर उसमें होता यह है कि आपका इंटरेस्ट रेट फिर जो है वो हाई हो जाएगा, जिस तरह से इन्फ्लेशन भी आती है। पाकिस्तान की एग्जांपल भी आपके सामने है इस मौके पे कि जिस तरह से वो उन्होंने IMF से लिया है और फिर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते रहते हैं ऐसा ऐसा। उसमें ये होता है कि फिर आप जब लेंडर्स जो हैं आपके वो भी अपने फिर क्या कहते हैं अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर लेते हैं, यानी बैंक्स जो हैं वो भी अपना आगे हाई कर लेंगे पाकिस्तान के उनके साथ जो कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए उनके पास रहेंगे लोन लेने के लिए। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट इस तरह से इस सिचुएशन में कम हो जाती है, लोग जो है वो कम लोन लेते हैं बिजनेस लेने स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम मनी की। पैसा जिसको हम बोलते हैं आम टर्म्स में, दो टाइप की मनी होती है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। मीन ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर है जो कि मीन ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि आपने कुछ चीज़ परचेज करनी है या लेन देन करनी है तो आप वो पीस ऑफ पेपर दे देते हैं उसको, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अपनी चीज़ जो है वो भी ले लेते हैं। क्योंकि अब थोड़ा सा अच्छा मनी की आने से हुआ ये है कि अब जो है वो हर चीज़ में बार्टर को, जो हमने बहुत शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बार्टर का, तो वो जो है मतलब अब थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों में तो चल जाता है पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दूसरी कंट्री उस चीज़ को ऐसे परचेज करना या उतनी क्वांटिटी में परचेज करना पसंद नहीं कर रही होती है जिस क्वांटिटी में हम उनके साथ अपनी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो और बड़े पैमाने पे तो चले आप फिर कर सकते हैं, लेकिन छोटे पैमाने पे लाइक बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन नहीं हो सकती अब। ठीक है, तो फिर बेहतर यही होता है कि बंदा जो है वो पैसे की तरफ चला गया, फॉरेन आप जो है वो अपना एक्सचेंज कर लेते हैं। दो तरह की होती हैं मनी, एक होती है कमोडिटी और एक होती है फिएट। कमोडिटी में क्या होता है, आप जो है वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि मनी के तौर पे यूज़ हो सकती हैं, लाइक आपका पुराने ज़मानों में जिस तरह से कॉइन्स होते थे गोल्ड के या सिल्वर के, वो शर्फियाँ आपने अक्सर स्टोरीज वगैरह में सुनी होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी आपकी ये पेपर मनी होती है, कॉइन्स भी इसमें ऑब्वियसली इंक्लूड होंगे। तो ये आपकी फिएट मनी में आ जाती है। और बेसिकली पेपर मनी की ना अपनी ऐसा कोई वैल्यू नहीं होती है, लाइक वो पेपर एक है, वो प्रिंटेड पेपर है। ठीक, अगर आप उसको मतलब वैसे उसकी वैल्यू चेक करें तो शायद पाकिस्तान के हिसाब से तो शायद वो 3-4 या मैक्सिमम 5 रुपीज़ का एक नोट होगा जो उस पर कॉस्ट आती होगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ। क्योंकि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको वो याद होगा हमने पढ़ा था इकोनॉमी ऑफ स्केल में कि प्रोडक्शन इस तरह से ज़्यादा होती है तो फिर हम उसको मतलब वो कर लेते हैं, कॉस्ट कम पड़ती है। तो इसमें भी यही है कि बहुत ज़्यादा हम लगा लें तो शायद 2-4 रुपए उस पर पड़ती होगी। तो पेपर मनी की ऐसे अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये है कि जो उस पर लिखा हुआ होता है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। फिर हम बात करते हैं जी फंक्शंस ऑफ मनी के क्या क्या होता है। देखें, मैंने अभी भी पहले आपसे बात की थी कि बार्टर को अब थोड़ा सा लोग जो है वो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है कि नहीं है जो मुझे आपसे रिक्वायर्ड है, तो मैं आपके पास चला जाऊंगा क्या, अगर मेरे पास मुझे पता चल गया कि आपके पास वो चीज़ है, पर मेरे पास वो चीज़ है या नहीं है जो कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट है,
तो इस मौके पे जो है वो आप बार्टर को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के मुख्तलिफ नीड्स हैं। तो अ, इस वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया था कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा जिसमें आप जो है वो इजी टू यूज़ होगा, ठीक है, जिसने कोई चीज़ भी लेनी है उसके अगेंस्ट जो है वो पैसे इस तरह से दे दे। ठीक हो गया। यूनिट ऑफ अकाउंट है, यानी कि आपके लिए इजी है उसको कैलकुलेट करना या उसको मुहैया करना। ठीक, आप अपनी अगर कमोडिटीज़ को वैसे देखते हैं कि जिस तरह से पहले बार्टर सिस्टम में होता था, तो आप वीट को या उसको जो है वो उस तरह से नहीं बहुत ज़्यादा कर सकते थे कैलकुलेट या मैयर, जिस तरह से आप पैसे को कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड है इसका स्टोर ऑफ वैल्यू। आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर के यूज़ करने के लिए। ठीक है। इस तरह से जैसे सेफ हाउस होते हैं या बैंक्स होते हैं, इस तरह से कि आप बस जाते हैं और फ़ौरन आपको मिल जाता है। तो इसकी जो है सिंपल वर्ड्स में बात कहूँगा, जो कि हमने क्लासिफाइंग मनी में भी हम ये चीज़ कहेंगे कि जी लिक्विडिटी, यानी कि फॉर्म ऑफ एक्सचेंज जो है इसकी वो बड़ी मतलब स्पीडी है। ठीक है। इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, फ़ौरन से ही आपको इसके अगेंस्ट जो भी आपने चीज़ लेनी होती है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास अगर कोई चीज़ है लाइक वीट है या कुछ भी है, तो मैं किसी बंदे के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि कोई ना परचेज करे, लेकिन अगर पैसा है मेरे हाथ में तो कोई भी बंदा उससे मुझसे फ़ौरन अपनी चीज़ मतलब मेरी नीड फुलफिल करके उस पैसे के थ्रू वो कुछ अपने लिए ख़रीद सकता है। इसके बाद बात करते हैं फेडरल रिजर्व की। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जी फेडरल रिजर्व क्या होता है। फेडरल रिजर्व का काम क्या होता है, आपकी जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है उसको चेक करना। ठीक है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं ना, ठीक है, वो तमाम बैंक्स जो हैं उनको मॉनिटर करना, उनको रेगुलेट करना, यानी उनके जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना उन पे। ठीक है। जो कंज्यूमर हैं उनके जो बैंकिंग राइट्स या जो भी इस तरह के जो राइट्स बनते हैं, ठीक है, उसको देखना। जो कंट्री के अंदर आपका एक फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है उसको मेंटेन रखना, उसकी स्टेबल रखना। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपके फेडरल रिजर्व के उसमें अंडर में आती है। इसके बाद आ जाती है जी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है। इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो बैंक्स हैं ना वो अपने पास कुछ परसेंट पैसा जो है ना उनके लिए होल्ड करना मैंडेटोरी है। ठीक है। और बाकी मतलब वो ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास 100 रुपये आ गया एक बैंक के पास, ठीक है, तो 100 का 100 रुपये जो है वो बांट देगी। उसने अपने पास कुछ ना कुछ पोर्शन कैश में अपने पास रखना ही रखना है। ठीक है। और बाकी वो फिर जो है वो किसी को दे सकती है। 3 टाइप्स इसमें डिस्कस की गई हैं, डिमांड डिपॉजिट, रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व। डिमांड डिपॉजिट में बस आपके पास जो पैसे हैं ना वो क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक में जो है बस वो डिपॉजिट हुए होते हैं। ठीक है। ये आपको पूरा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिक्वायर्ड रिजर्व्स क्या होते हैं कि कितना परसेंट बैंक जो है उसने अपने पास होल्ड करना है, और मतलब ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट कितना वो फिर बाहर बांट सकती है। ठीक है। और एक्सेस रिजर्व में होता यह है कि कितना जो है वो अमाउंट बैंक जो है वो लोन कर सकता है। ठीक है। ये याद रखिएगा कि रिक्वायर्ड रिजर्व में जो ऐसा है कि उन्होंने अपने पास एक बैंक है, उसकी पॉलिसी ये है कि उसने अपने पास 20 रुपये होल्ड करना है। ठीक है। तो अगर उसके पास 100 रुपये हैं या 120 रुपये हैं, वो 20 रुपये उसने होल्ड करना ही करना है अपने पास। ठीक है। तो वो आगे पीछे हो सकता है, वो अमाउंट आगे पीछे हो सकती है। एक्सेस में ये होता है कि वो कितना करना चाहता है आगे, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन इसमें भी फिर आपको एक वो करते हैं इस चीज़ पे मतलब बाउंड्री लगाते हैं कि आप इससे ज़्यादा या इससे कम या इस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है जी डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी में क्या बात होती है, मतलब लोग डिमांड क्यों करते हैं मनी को। 2 पॉइंट्स हैं, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और ये कहते हैं एसेट डिमांड ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी में सिंपल सी ये बात है जनाब कि आप जो है डेली बेस पे जो आप अपनी चीज़ सेल परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए लोगों को पैसा चाहिए होता है। लाइक आप खाना खाने गए हैं बाहर, या आप खाना की कोई भी चीज़ परचेज करने गए हैं, लाइक
दालें हो गई या राइस हो गई या कुछ भी हो गई, ठीक है, उसमें भी आप पैसा इस तरह से डिमांड करेंगे, ट्रांजैक्शन आपकी होगी, तो ये आपका ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी है, ठीक। ऐसे डिमांड फॉर मनी में सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है वो अपने पास पैसा इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेस रिस्की होता है एज कम्पेयर टू आप अगर कोई और चीज़ को इससे कंपेयर करते हैं। लाइक पुराने वक्तों में जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा तो नहीं वो चीज़ें होल्ड कर सकते थे, जो आप अगर बार्टर सिस्टम के ज़माने की बात कर रहा हूँ कि वीट कर लें या राइस कर लें, कुछ भी ठीक हो गया, तो पैसे को अपने पास रखना जो है वो ज़रा सा ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू इस तरह की चीज़ों के मुकाबले में। और आपकी बुक कहती है कि ये जो आपके बॉन्ड्स और ये टी बिल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा जो है पैसा रखना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स एंड टी बिल्स। मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च जो कह रही है इस चीज़ पे, शायद अगर आपने पर्सनल उस पर अगर तो आपने सोचा हुआ है कि आपने 1 साल तक होल्ड करना ही करना है पैसा, ठीक है, तो फिर तो आप जो है वो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी रिसर्च की है मुझे ये फील आती है कि इसमें बॉन्ड्स और टी बिल्स ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, उनको सेफ रखना थोड़ा सा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पैसा इजी है। बट येस, अगर आपके पास ये फ़ायदा हो सकता है कि आई थिंक कि बुक ने आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चले हैं कि अगर आपके पास पैसा है मौजूद और अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप उसको फौरन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका लोनेबल फंड्स मार्केट। इसमें से सिंपल आपकी वही चीज़ है कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो आपको क्या कहते हैं लोन कर देते हैं पैसे, और फिर वो उस हिसाब से अपना चार्ज करते हैं। शायद आपको पता हो या शायद ना पता हो, उनके इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बाकियों के मुकाबले में बड़ा डिफरेंट होता है, मोस्टली ज़्यादा ही होता है। मतलब डिफरेंट से मुराद यही था मेरा कि इनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, इस पर रिटर्न भी आपको फिर उस तरह से मिलेगा। इसके बाद है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में यह कि जो तमाम कंट्रीज़ के बीच में जो आपकी ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आ जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी भी समरी है वो भी आपकी इसमें ही आ जाती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपकी करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में आती है। ये वाली चीज़ जो है वो ऊपर आनी चाहिए थी बेसिकली, ये मिस्टेकनली मैंने इसको नीचे लिख दिया है। करंट अकाउंट में इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, पहले मैं ट्रेड को बताता हूँ। ट्रेड को तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी लेन देन वगैरह हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या है कि अगर आपका ऑब्वियसली अगर आपकी ट्रेड में इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, तो आपको ये ट्रेड डेफिसिट है। और अगर ट्रेड सरप्लस में होता है इसका कि अगर आपकी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो फिर आपका ये ट्रेड डेफिसिट में आ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में मैं बात कर रहा था करंट अकाउंट की और फाइनेंशियल अकाउंट की, ठीक है। करंट अकाउंट में होता ही है कि आपके जितनी भी फाइनेंशियल एड्स बाहर से आ रही होती हैं या वो लोग जो कि आपको मतलब बाहर रहते हैं, लाइक पाकिस्तान में इस तरह से बहुत से लोग हैं जो दुबई वगैरह में रहते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो जो पैसे भेजते हैं वो भी जिस कैटेगरी में आते हैं वो करंट अकाउंट में उसमें आती है, ठीक है। फाइनेंशियल एड का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो भी आपकी इसी चीज़ में आती है। और इसके बाद आ जाता है आपका फाइनेंशियल अकाउंट। और फाइनेंशियल अकाउंट में ये होता है कि आपका जो इनफ्लो और आउटफ्लो है जितना भी कैश का, वो आपका फाइनेंशियल मतलब कंट्री का जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो है वो सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाता है, इस पार्ट में आ जाता है। और इसमें यह भी है कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपका इनफ्लो और आउटफ्लो से आप डेफिसिट में जा रहे हैं या सरप्लस में जा रहे हैं। वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह से ट्रेड में होता है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका कंट्री से पैसा आ ज़्यादा रहा है और जा कम रहा है, ठीक है, तो या आपका जो है वो सरप्लस में आएगा। और इसी तरीके से अगर आपकी कंट्री से पैसा ज़्यादा जा रहा है और कम आ रहा है तो इस तरह से इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ये मैंने अभी यहाँ पे लिख भी दिया है सरप्लस में कि इनफ्लो आपका ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, और डेफिसिट में इनफ्लो आपका कम है और आउटफ्लो आपका ज़्यादा है। इसके बाद हम लास्ट स्लाइड पे जंप करते हैं, वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं।
फॉरेक्स में होते ये वैसे कैपिटल में आएगा ये। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इस चीज़ में आपकी आ जाती है। एप्रिसिएशन ये होती है कि अगर आपकी जो लोकल करेंसी है वो पाकिस्तान में तो खैर ऑब्वियसली आपकी या वर्ल्ड वाइड डॉलर ही कोई कंसिडर किया जाता है, तो आप उसी के अगेंस्ट चेक कर रहे होते हैं। तो अगर आपका आज पैसा जो है वो स्ट्रांग हुआ है डॉलर के मुकाबले में, ठीक है, यानी कि कल वो अगर 100 रुपये का था और आज वो 98 रुपीज़ का $1 हो गया है, तो इट मीन्स कि आपका जो है वो अप्रिशिएट हुई है मनी, ठीक है। और अगर आपकी कल 100 रुपीज़ थी और आज 102 या 105 रुपीज़ हो गई है रुपीज़ एज कम्पेयर टू डॉलर, तो फिर ये आपका डेप्रिसिएशन में आ जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन और एक्सपोर्ट्स, इसमें ये होता है कि अगर अप्रिशिएट होती है तो ऑब्वियसली बाहर की कंट्री जो है उसको अब आपकी कमोडिटी या जो भी चीज़ वो परचेज करना चाहते हैं वो ज़रा महंगी लगेगी, महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो होता ही है कि कभी कभी वो इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं और नहीं आपसे चीज़ परचेज करते, ठीक है। और अगर डेप्रिसिएशन होती है तो उसमें आपकी वैल्यू ऑलरेडी, चले वो तो मैं कहता हूँ कि आपकी मतलब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, पर उससे होता यह है कि बाहर की कंट्री जो है वो आपसे ट्रेड ज़्यादा करना स्टार्ट कर देती है अगर आपके पास चीज़ें अच्छी हैं। जापान जो है वो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। जापान अपनी करेंसी को इसी वजह से ही कम रखता है ताकि उसकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा रहें, ठीक है। और उसने अपनी एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है और जापानीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड जो हैं वो क्वालिटी वाइज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को जो सब्जेक्ट है वो समझ लें कि जापानीज़ ने ही उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि बेहतरीन क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको जापान वगैरह से ही मिल रही होती हैं, ठीक है। तो ये उसका इफेक्ट होता है आपका मोस्टली। आखिर में डिस्कस करते हैं वाई फॉरेक्स शिफ्ट्स। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि लोगों का ना टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मैं इन रेफरेंस टू ट्रेड या बाहर की कंट्री की चीज़ों पे क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स की बेस पे बात कर रहा हूँ कि लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। बंदा कहता है कि चलो हम किसी और कंट्री की चीज़ को परचेज करके देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, ठीक है। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो आप तब भी मतलब आप खुद पाकिस्तान में हैं जिस तरह से, तो अगर आपके पास पैसे अगर थोड़े से अच्छे हैं तो आप भी फिर बाहर की किसी कंट्री की कोई चीज़ परचेज करने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी वाइज जो हैं बाहर की ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। और इसमें यह भी है कि अगर आपकी कंट्री की मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गई है, ठीक है, तो भी आपकी ये चीज़ अफेक्ट कर जाती है। लाइक अभी जैसे से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, बट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर इतना इफेक्ट नहीं आया है डेफिनेटली आया है, पर एक लिमिट तक आया है एज़ कम्पेयर टू लोकल प्रोडक्ट्स कम ही है। तो लोग क्या करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स हमारी जो हैं वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं और चाइना की जो चीज़ है वो कम मतलब महंगी हुई है, तो फिर हम चाइना के प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये अब तक की जो है वो पूरी की पूरी स्लाइड्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक को हमने आज मतलब फिनिश कर लिया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो मुझसे काइंडली ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फेज़ 3 पे जंप करेंगे जो कि है आपका इकोनोमेट्रिक्स, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।